थोड़ी रिसर्च करी तो हमको पता लगा कि अब जिसके पास 2 लाख रुपए भी है उसको आप पर्टिकुलरली दिल्ली के अंदर, वो भी वेस्ट दिल्ली के अंदर घर बना के देते हैं। बिल्कुल सही बात। कोई पर्टिकुलर एरिया है सर, या फिर आप थोड़ा बाहर निकले हुए हैं वेस्ट दिल्ली से? सर दिल्ली के अंदर ही जिस लोकेशन में हम डील करते हैं वो है हमारा उत्तम नगर, द्वारका मोड़, मनसाराम बाग, किरण गार्डन, सैनिक नगर। कितने घर बना के दे दिए सर अभी तक? सर एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, बट ये कह सकता हूँ कि हज़ारों लोग को मैंने घर दिया है। अच्छा, करंट रियल एस्टेट मार्केट में आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखती है? रेजिडेंशियल में, कॉमर्शियल में, या लग्जरी हाउसिंग के अंदर? देखिए सर, तीनों का अपना अपना अलग रुतबा है। अच्छा, रेजिडेंशियल वर्सेस कॉमर्शियल, कौन सा इन्वेस्टमेंट स्मार्ट रिटर्न देता है सर? देखिए, अगर मैं दो टूक बोलूँ ना तो ऑब्वियस है कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है। फर्स्ट टाइम जितने भी होम बायर है वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं जब वो खरीदते हैं घर? जो पहले तो क्या होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो सबको धोखा ही मिलता है ज़्यादातर लोगों को, पर अभी क्या आज की डेट में भी इंडिया के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सेफ माना जाता है? मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके पास आएँ और अपनी बातें जो हमारे व्यूअर हैं उनको हम बता सकें। द फाउंडर्स जिम के अंदर सर। जी, जी, बिल्कुल, हम फाउंडर टीम, आपके एक्चुअली 2 चैनल हैं सर, है ना? हाँ सर। फाउंडर टीम पहला है, उसके बाद आपका ह्यूमन करके है। द पावरफुल ह्यूमन। हाँ, द पावरफुल ह्यूमन, उसमें भी बड़े-बड़े लोग आते हैं आपके पास। हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली कि चलिए अभिषेक ब्यास जी के पास जाया जाए, अपनी बातें अपनी ऑडियंस को रखा जाए कि हम उनको कैसे रेंट के घर से निकाल के अपने घर में ला सकते हैं। बहुत बढ़िया मुकेश जी, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था और थोड़ी रिसर्च करी तो हमको पता लगा कि अब जिसके पास 2 लाख रुपए भी है जी। उसको आप पर्टिकुलरली दिल्ली के अंदर, वो भी वेस्ट दिल्ली के अंदर घर बना के देते हैं। बिल्कुल सही बात। आपके पास 2 लाख रुपए भी है, कोई पर्टिकुलर एरिया है सर, या फिर आप थोड़ा बाहर निकले हुए हैं वेस्ट दिल्ली से? सर दिल्ली के अंदर ही जिस लोकेशन में हम डील करते हैं वो है हमारा उत्तम नगर, द्वारका मोड़, मनसाराम बाग, किरण गार्डन, सैनिक नगर। ये सब ऐसी लोकेशन है जो दिल्ली में होते हुए एक अच्छी कनेक्टिविटी के साथ बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। और वहाँ पे बड़ा आश्चर्य होगा जो हमारे व्यूअर हैं उनको सुन के, अगर आपके पास 2 लाख भी है ना, तो दिल्ली में आप अपना घर ले सकते हैं। कैसे? हमारा जो 1 बीएचके है ना, वो स्टार्ट हो जाता है 18 से 20 लाख रुपए से। अब उसमें 10 से 15% का डाउन पेमेंट देना होता है, तो 10% भी आप डाउन पेमेंट पकड़ लें तो 2 लाख रुपए होते हैं। 18 लाख रुपए हम लोन करवा देते हैं। अब 18 लाख लोन करवाने के लिए आजकल की जो बेसिक सैलरी है वो 30,000 रुपए लोग कमा ही रहे हैं। अगर 30,000 उनकी अर्निंग्स है, उनकी सैलरी है, तो 30,000 पे तकरीबन उनका 15 से 18 लाख लोन हो जाएगा। 2 लाख तो हर कोई जमा कर सकता है। देखिए, अगर 2 लाख भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से घर लेने का सोचना ही नहीं चाहिए आदमी को। तो 2 लाख लगा के 18 लाख लोन करवा के जितना वो रेंट दे रहे हैं, उतना ही ईएमआई में उनको अपना घर दिल्ली में हम दे रहे हैं। खुद का घर मिल जाएगा। हाँ, और भी सारी चीज़ें होती हैं सर। जैसे जो बेसिक सुविधाएँ हैं, डेडिकेटेड पार्किंग होती है, लिफ्ट होता है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता है, घर के अंदर इंटीरियर बहुत ही शानदार होता है। अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमारे व्यूअर हैं, सुन रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल खुद एम सानवी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। वहाँ पे जाके घर की प्रॉपर टूर वो देख सकते हैं, क्योंकि हम पूरी वीडियो 10 से 12 मिनट की पूरी टूर देते हैं। आप कह सकते हैं जिस तरह वर्चुअल रियलिटी होती है ना, लोग घर बैठे पूरी फ़ील ले लेते हैं साइट विज़िट का, वैसा ही हमारे यूट्यूब चैनल पे या फ़ेसबुक या इंस्टा पे जाके वो पूरा फ़ील ले सकते हैं, पूरी टूर ले सकते हैं अपने सानवी घर रियल के। एस्टेट। एम सानवी एस्टेट प्राइवेट एम लिमिटेड। सानवी। जी। तो कितने साल हो गए सर एम सानवी को? सर कितने घर बना के दे दिए सर अभी तक? सर एक्चुअली मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊँगा, बट ये कह सकता हूँ कि हज़ारों लोग को मैंने घर दिया है। और ये जो मेरे मुझे सुन रहे हैं ना, वो मुझ पे विश्वास मत करें, मेरे चैनल पे आएँ, सारे क्लाइंट के टेस्टिमोनियल हमने दे रखे हैं, जिन-जिन को हमने घर दिया है। अभिषेक जी, हम क्या करते हैं कि हम जिनको भी घर देते हैं ना, उनके पास जब घर देने के बाद शिफ्ट हो जाते हैं, तो मैं खुद रिव्यू के लिए जाता हूँ कि सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ। तो वैसे बड़े सारे टेस्टिमोनियल हैं, अगर कोई भी गूगल पे जाके कस्टमर रिव्यू ऑफ एम सानवी एस्टेट डाल के देखेंगे, उनको सारी वीडियोज़ दिख जाएँगी। तो हम पे विश्वास मत कीजिए, आप गूगल पे जाइए, हमारे बारे में सर्च कीजिए, हमारी गूगल रेटिंग देखिए 4.9 है आउट ऑफ 5।
तो हमारी कोशिश होती है कि जो भी फर्स्ट टाइम बायर हैं, उनको जो ट्रस्ट का डेफ़िसिट होता है, पहले वो ट्रस्ट बिल्डअप करें, फिर हमारे पास आएँ और फिर चीज़ें कर दें। तो यहाँ पे मेरा पहला तो सवाल आ कि मतलब शुरुआती टाइम में आपको क्या-क्या चैलेंजेस आए सर? देखिए सर, रियल एस्टेट का ऑफ़िस आप ओपन करें या कोई भी ऑफ़िस आप ओपन करें, शुरू में आपको बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर उसको कोई भी बिज़नेसमैन ओवरकम कर दिया तो सक्सेस हो जाता है। शुरुआती स्टेज में जब आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, मैं रियल एस्टेट से इसको जोड़ूँगा क्योंकि मैं रियल एस्टेट में ही हूँ। सबसे पहले होता है क्लाइंट का ट्रस्ट। जब आप मार्केट में उतरते हैं, तो लोग आपको जान नहीं रहे होते हैं। तो एक ट्रस्ट बनाना मेजर फैक्टर होता है। तो हमने शुरू से अपने यूएसपी पे काम किया, जिसका हमारा टैगलाइन भी है कि घर से ही मिलेगा ही। उसके लिए हमने शुरुआती स्टेज में बड़े सारे काम किए। नेक्स्ट होता है कि जब आप मार्केट में उतरते हैं तो ब्रांड को कैसे आप आइडेंटिफ़ाई करवाएँगे लोगों को। क्योंकि ऑलरेडी बड़े सारे प्लेयर्स होते हैं। मार्केट में आपसे पहले बहुत सारे प्लेयर हैं। उस उनके बीच में अपनी पहचान बनाना, उसके लिए आपको कुछ हट के करना पड़ेगा, जो हमने किया। उसके बाद कैश फ्लो की आपको ज़रूरत होती है, वो मैनेज करना पड़ता है। उसके अलावा आपको एक बढ़िया-सी टीम चाहिए, जो आपके विज़न और गोल के साथ अलाइन कर सके। वो टीम आपको बनाने पड़ता है। उसके बाद जिस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, उसका लोकेशन, उसका प्राइस, उसकी कनेक्टिविटी, उसका जो सेल डीड है या उसका टाइटल है, वो क्लियर है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। उसके बाद आप काम करना शुरू कर सकते हैं। ओवरऑल अभिषेक जी, मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय तो ये चैलेंजेस थे, लेकिन अभी ये लग रहा है कि वो लर्निंग थी हमारी, और चूँकि उसको हमने ओवरकम किया, इसलिए आज हम बहुत अच्छा रियल एस्टेट के वेल नोन ब्रांड हैं, जो कम कीमत में दिल्ली जैसे शहर में अफोर्डेबल हाउसिंग दे रहे हैं। वाह! आपने ट्रस्ट डेफ़िसिट की बात भी करी थी, तो कैसे रियल एस्टेट में ट्रस्ट डेफ़िसिट को दूर किया जाए? देखिए सर, जब जो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं ना, या जो एंट्री लेवल बायर होते हैं, वो जब मार्केट में आते हैं, तो उनको सबसे पहले यही रहता है कि किससे घर खरीदें, कौन से रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास जाएँ, कौन से रियल एस्टेट डेवलपर के पास जाएँ। तो इसमें मैं 2-4 पॉइंट बताना चाहता हूँ, जिससे जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले, आज सोशल मीडिया हैंडल हर बिज़नेसमैन के पास है, उनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाएँ। आप देखें कि वो क्या बना के दे रहे हैं। एक्चुअली ऑलमोस्ट जैसे आप भी पॉडकास्ट करते हैं, तो आपकी भी अगर आपके बारे में कोई आर&डी करना चाहे, तो आपके चैनल पे आके वो देख सकता है ना? द फाउंडर ड्रीम पे वो देख सकता है कि ब्याजी ने कैसी-कैसी इंटरव्यू ले रखे हैं, क्या-क्या उन्होंने पूछा हुआ है, नॉलेज कितना मिलता है उससे। वैसे ही जो भी बिज़नेसमैन है, जहाँ आप जा रहे हैं जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास, उनके पास जाके उनका सोशल मीडिया हैंडल चेक करें। उसके बाद वो देखें कि जिनको उन्होंने फ्लैट बेचा है, वो क्लाइंट क्या उनके बारे में कहते हैं, रिव्यू है कि नहीं? या जिसको उन्होंने कुछ बेचा हुआ है, उस प्रोजेक्ट पे जाके बात करें, उन क्लाइंट से मिलें, उनका एक्सपीरियंस जानें। उसके बाद आज के डेट में गूगल सबके लिए बहुत आसान है। आप जाएँ गूगल पे चेक करें, गूगल रिव्यू उनका देखें। अगर गूगल रिव्यू में 2000-3000 से ज़्यादा उनके रिव्यू हैं और 4.8 के आसपास का रिव्यू है उनका, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। लीगैलिटीज़ अगर देखना चाहें, तो जा जब चीज़ें आप खरीद रहे हैं, तो सेल डीड चेक करें, टाइटल को वेरीफ़ाई करवाएँ, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी चीज़ खरीद रहे हैं, आप एक सपनों का आशियाना ले रहे हैं, जब बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, तो कुछ पैसे एडवोकेट को भी दीजिए, प्रॉपर्टी ले जाके उनसे चेक करवाइए। जब चीज़ें क्लियर है, उसके बाद खरीद लीजिए। अच्छा, करंट रियल एस्टेट मार्केट में आपको सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी कहाँ दिखती है? रेज़िडेंशियल में, कमर्शियल में या लग्ज़री हाउसिंग के अंदर सर? देखिए सब तीनों का अपना-अपना अलग रुतबा है, ये कह सकते हैं। ये डिपेंड्स करता है कि क्लाइंट का नीड क्या है, क्लाइंट का बजट क्या है, क्लाइंट का गोल क्या है। अगर मैं रेज़िडेंशियल की बात करूँ, तो रेज़िडेंशियल में जो मिड टर्म में या शॉर्ट टर्म में आना चाहते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए तो रेज़िडेंशियल बहुत अच्छा है, क्योंकि कम पैसे हैं, जल्दी वो चाहते हैं एग्ज़िट हो जाए वहाँ से। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो उनको जाना पड़ेगा फिर कमर्शियल में, क्योंकि वहाँ बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जो आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस है, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो ऑब्वियस है, जो कमर्शियल स्पेस है या जो कमर्शियल सेगमेंट है, वहाँ पे आपको ज़्यादा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा कंपेयर टू रेज़िडेंशियल। बट रेज़िडेंशियल में आपका जो एग्ज़िट है, वो बहुत आसानी से हो जाएगा, पैसे कम लगते हैं। अब आ जाइए, हमने बात की लग्ज़री की। लग्ज़री में अभिषेक जी,
वो क्लाइंट जो एचएनआई हैं, हाई इनकम ग्रुप वाले हैं या जो एनआरआई हैं, उनको हर चीज़ चाहिए। क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, ओपन एरिया, ग्रीन स्पेस, कमिलियास की तरह। हाँ, कैमेलियाज़ की तरह। तो ऑब्वियस है वो जाएँगे लग्ज़री सेगमेंट में ही। तो तीनों का अपना-अपना चार्म है, लोग अपने नीड और बजट के हिसाब से मूव कर सकते हैं। अच्छा, रेजिडेंशियल वर्सेस कॉमर्शियल, कौन सा इन्वेस्टमेंट स्मार्ट रिटर्न देता है सर? देखिए, अगर मैं 2 टूक बोलूँ ना, तो ऑब्वियस है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न देता है। आज की डेट में अगर देखें, तो 7 से 9% कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का आपका रेंटल इनकम है और जो रेज़िडेंशियल है, उसका 2 से 3% है। फिर वही चीज़ मैं बोलूँगा, इट डिपेंड्स करता है कि आपका बजट क्या है, आपका हॉराइज़न क्या है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, उस हिसाब से आप जा सकते तो आज की तारीख में जितने भी रियल एस्टेट है वो टियर 2, टियर 3 सिटी की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं सर? हैं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अभिषेक जी। कोविड जब आया, कोविड-19 जब पैंडेमिक के बाद बहुत सारे अ, बहुत सारे जो लोग थे वो अपने होम टाउन शिफ्ट हो गए। वहीं पे घर खरीदने लगे और वहीं पे वो इन्वेस्टमेंट करने लगे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको ये हुआ कि जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उसके आस-पास या आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर या ऑनलाइन जो वर्क है, वो उनको आसानी से मिल जाए। और टायर 2 सिटीज़ में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, उसके और भी रीज़न्स हैं। जैसे आप देखिएगा मेट्रो का एक्सपेंशन हो रहा है, एयरपोर्ट्स आ रहा है, कॉरिडोर्स आ रहा है, एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी अच्छी जुड़ रही है। तो कम पैसा लगा के जनरली टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में लोग कम पैसे लगा के एंट्री लेवल इन्वेस्टर बन के वहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं और ग्रोथ के भी चांसेस ज़्यादा हैं और रेंटल यील्ड भी ज़्यादा है। क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें मिल रही है जो उनको टायर 1 में चाहिए। जहाँ पे मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो सबको धोखा ही मिलता है ज़्यादातर लोगों को। पर अभी क्या आज की डेट में भी इंडिया के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सेफ माना जाता है? देखिए सर, ये भी मैं बोलूँगा कि बहुत रेलेवेंट सवाल हैं, क्योंकि जो आपके रियल पास एस्टेट यूज़र तो आते ही होंगे इस तरह के, सर मेरा हुँ। पैसा तो बच जाएगा ना, धोखा तो नहीं होगा ना सर? आते हैं? आते हैं सर, हाँ। आते हैं बट हाँ, जब हमारे ऑफ़िस में वो आते हैं एम-सार रियल एस्टेट में जैसे वो एंट्री लेते हैं, जब हमारी प्रोफ़ेशनल टीम से मिलते हैं, तो उनके 90% क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि एक वाइब्स आती है जब हम आपके पास आएँ, तो देख के पता चल जाता है कि अभिषेक जी ठीक आदमी है, काम होगा, नहीं होगा, क्या होगा? या आपके मार्केटिंग टीम से हम बात करते हैं, तो लगता है कि हाँ, चीज़ें सही जाएगी कि नहीं जाएगी। तो वैसे ही जब हमारे ऑफ़िस में आते हैं, जैसे हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जीएसटी नंबर है, बहुत प्रोफ़ेशनल टीम है, तो लोगों के सवाल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन तब भी जो आपने पूछा ट्रस्ट फैक्टर, लोगों को लगता है कि धोखा हमें मिल जाएगा। तो रियल एस्टेट सेफ़ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, ये आपने मेरे से पूछा है। देखिए, रियल एस्टेट आज की डेट में भी बहुत सेफ़ेस्ट है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, ये ना टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ, जिस चीज़ को आप छू सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं। आपका कहीं घर है, आपने कोई घर खरीदा, तो आपको ये लगता है कि यार ये मेरी चीज़ें हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप कोई और भी चीज़ खरीद ल लेते हैं और कभी और अगर मन होगा आपको कि रियल एस्टेट में कुछ लगाएँ, तो जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपका चला जाता है क्योंकि जैसे-जैसे टाइम के हिसाब से अगर आप देर करते जाएँगे प्रॉपर्टी को खरीदने में, तो वो चीज़ और महँगी ही होगी। उसका एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आप ऐसे समझिए इस चीज़ को, लैंड हमारी लिमिट है, ठीक है सर? जितना लैंड है अगर ओवरऑल मैं बोलूँ तो 100% में से आप ऐसे लगा लीजिए कि 70% पानी है, 15% आपका रेगिस्तान है या पहाड़ है, 15% और जो लैंड बच गया उसमें भी 6-7% 8% एग्रीकल्चर लैंड है। रेस्ट जो लैंड बच गया उस पे हम इंसान रहते हैं। वो लिमिट है सर, लेकिन पॉपुलेशन लगाइए, पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो जो चीज़ आपकी सप्लाई लिमिट है, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है वो चीज़ें हमेशा महँगी होगी और वो बढ़ती जाएगी। महँगी के साथ-साथ हमेशा उसमें एप्रिसिएशन आएगा। और एक चीज़ और भी मैं इसमें जोड़ूँगा, टाइम के हिसाब से रियल एस्टेट ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमेशा एप्रिसिएशन आता है। हमने आज तक तो नहीं सुना कभी कि प्रॉपर्टी खरीद के ना मैं बर्बाद हो गया। ये आपने किसी से नहीं सुना होगा ये चीज़ें। करेक्ट। और उसके बाद एक मेन फैक्टर है वो है इमोशनल टच। जब आप रियल एस्टेट लेते हैं ना आप उसको सिर्फ़ आपकी प्रॉपर्टी नहीं है वो, एक भविष्य है। अगर आपका घर है ना, घर में आपने पैसे लगाया हुआ है, तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि दिल्ली में आपका घर है? तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई मेरा घर है। चौड़ा हो के आप बोलते हैं मेरा घर है। और अगर आप 1 लाख रुपए रेंट देके भी रहते हैं और तब भी कोई पूछ देता है कि घर है तो आप
मतलब दबे आवाज़ में बोलते हैं हाँ भाई रेंट पे रहता हूँ, ऐसा है। तो फ़ील अलग है सर रियल एस्टेट की। हाँ, ये अलग बात है कि गोल्ड है या शेयर मार्केट है या क्रिप्टो है, उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, रियल एस्टेट की लिक्विडिटी कम है। बहुत जल्दी आप इसको तुरंत सेल आउट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट टाइम जितने भी होम बायर है वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं जब वो खरीदते हैं घर, कैसे अवॉइड कर भी सकते हैं वो भी बताना। ठीक है सर। जो पहले तो क्या होता है बजट की जो प्लानिंग होती है ना, जो हमारे फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं उनकी बजट की प्लानिंग सही नहीं होती है। वो ये सोच के चलते हैं कि चलो 50 लाख का मैं घर ले लूँगा। लेकिन 50 लाख तो उस घर का या उस प्रॉपर्टी का प्राइस है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ हैं, स्टैम्प ड्यूटी है, फर्निश्ड करने के हैं, तो वो तकरीबन आपका 10% 15% एक्स्ट्रा कॉस्ट चली जाती है। तो बजट की प्लानिंग सही से करनी चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और भी आती है जब हम घर या प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना तो आज के हिसाब से खरीदते हैं, कि हम आज घर में कितने आदमी हैं, 4 आदमी हैं ना, तो चलो 2 बीएचके मेरे लिए ओके है। बट घर में नए मेंबर्स आएँगे, आपकी फैमिली बढ़ेगी, बच्चे होंगे, उनके लिए जगह चाहिए, तो घर 1 दिन के लिए तो आप खरीद नहीं रहे हैं या 1 साल के लिए तो आप खरीद नहीं रहे हैं। तो जो बायर्स होते हैं ये भी गलती करते हैं कि आज का सोच के ले लेते हैं, जबकि घर तो 15-20 साल, 25 साल के लिए होता है, तो थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, उनके लिए भी बेडरूम चाहिए, उनके लिए स्टडी रूम चाहिए, उस हिसाब से उनको आर&डी करना चाहिए। एक चीज़ और भी है इसमें जो मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे किसी ने किसी को बोल दिया कि ठीक है वहाँ से हमने चीज़ें खरीद ली, तो वो जाके रेफ़रेंस के थ्रू चीज़ें ले लेते हैं, वो जाके देखते नहीं हैं कि एक्चुअल में लेने के बाद क्या हुआ। तो उनको जो बायर हैं उनको मार्केट एनालिसिस करनी चाहिए, उनको गूगल रिव्यू देखना चाहिए, उनको फ्लैट की टूर देखनी चाहिए, उस आदमी से जाके मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी की टाइटल देखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही एक डिसीज़न लेना चाहिए। हाँ, लीगैलिटी जो लीगल है प्रॉपर्टी का, वो तो चेक करवाना ही चाहिए। उसके बाद डिसीज़न लें कि मुझे इनसे घर खरीदना है या नहीं खरीदना है। सर दो बातें होती है इंडिया मार्केट के अंदर कि या तो प्राइस ड्रॉप होगी तब हम लेंगे, या राइट नाउ राइट टाइम इज, मतलब अभी अप्रोच जो है कि आज ही खरीद लो वो सही है। कौन सी अप्रोच को देखना चाहिए एक इंडियन बायर को? सर इंग्लिश में ना एक कहावत है, बेस्ट टाइम टू बाय रियल एस्टेट वाज यस्टरडे और सेकंड बेस्ट टाइम टू बाय रियल एस्टेट टुडे। या तो कल ही खरीद लेना चाहिए था या आज खरीद लीजिए। क्योंकि फिर से वही बात, डिमांड सप्लाई की बात है। सप्लाई फिक्स है, डिमांड बढ़ती जा रही है। लैंड कभी डिप्रिशिएट हुआ ही नहीं। कोई ये कभी बोला ही नहीं कि मैंने कोई चीज़ खरीद ली और उसको खरीद के मुझे परेशानी हो गई। तो हमेशा जब आपको लगे कि आपके पास पैसे हैं, कंफर्टेबली आप उसको खरीद सकते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेच करना है तब भी आप स्ट्रेच करके चीज़ों को अगर आप खरीद सकते हैं, तो खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम आप ये सोचेंगे कि कल खरीदूँगा, परसों खरीदूँगा, वो चीज़ें उतनी बढ़ती जाएगी। उसके बाद अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे कभी ना आपको अपने वाली फ़ील नहीं आएगी। इमोशनल लॉस हम उसको बोलते हैं, कि आपको लगेगा रेंट के घर में रहते हैं। लैंडलॉर्ड बहुत आजकल परेशान करते हैं। जो लोग रेंट पे रहते हैं, वो फ़ील कर पाएँगे इस चीज़ को कि पानी ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो तुम्हारे यहाँ लोग ज़्यादा आ रहे हैं। टाइम से पहले लोग रेंट माँगने आ जाते हैं। रेंट टाइम से नहीं देंगे, तो लैंडलॉर्ड बोलेंगे भैया घर खाली कर दो। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए अगर थोड़ा स्ट्रेच करके भी थोड़ा डाउन पेमेंट जोड़ करके भी अगर आप अपना घर ले सकते हैं ना, तो सही टाइम होता है जब आपने सोच लिया तभी ले लीजिए। और उसके लिए सही सोच, सही समय और सही साथ की ज़रूरत पड़ती है। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन जब भी बन रहा है ना, बस खरीद लीजिए। सोना चांदी हमेशा बिक सकते हैं, पर जमीन हमेशा विरासत बन के उभर के आती है। हाँ सर, ये बिल्कुल आपने ठीक बोला। एक अ, जो ज़मीन है या प्रॉपर्टी है या घर है ना, वो लेगेसी को अपनी लेगेसी को आप पास ऑन करते हैं। जैसे अगर मेरे पास चीज़ें हैं, वो मेरा बेटा यूज़ करेगा, फिर बेटा का बेटा यूज़ करेगा। गोल्ड होता है, उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, बट जो रियल एस्टेट है या घर है या प्रॉपर्टी है ना, सर किसी को आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास 5 किलो गोल्ड है ना? बट किसी को आप ये बोल सकते हैं कि मैंने ना दिल्ली में 10 करोड़ का घर ले रखा है। तो दोनों की फीलिंग्स अलग हैं सर। हाँ, लिक्विडिटी में प्रॉब्लम्स है, रियल एस्टेट थोड़ा जल्दी नहीं बिकेगा, बट आपका गोल्ड है या क्रिप्टो है या शेयर मार्केट है, उसमें से पैसे आपके जल्दी आ जाएँगे। बट हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर आप पैसा लगाते हैं, हमारे साथ अगर आप पैसा लगाते हैं उत्तम नगर द्वारका मोड़ में, जहाँ पे 2 लाख देने के बाद भी आपको रेडी टू मूव इन घर मिलता है। हाँ सर, एक चीज़ और भी, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं ना सर, फ्लैट एकदम रेडी होता है। आप जाइए, फ्लैट पहले देख लीजिए, आपको अगर पसंद आ गया
तो आप बुक करवाइए, 15 दिन के अंदर में आप रजिस्ट्री करवाइए और 16वें दिन अपने घर में जाइए। सर ऐसा नहीं है कि 2 साल 4 साल लगते हैं, एकदम रेडी होता है सर। जैसे हम तो घर की बात आ गई सर, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन को थोड़ा दूर कीजिए, सुपर बिल्डअप एरिया और कारपेट एरिया। अब आप बोल तो उसको 1000 स्क्वायर फीट रहे हो, जब वो घर में जा रहा है तो उसको 600 मिल रहा है। क्या ऐसा होता है वास्तव में? और कितना परसेंटेज होना चाहिए सुपर बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया के अंदर? सर बिल्कुल होता है। मैं अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर बात करूँ, तो सर हम लोग क्या करते हैं कि सपोज़ करिए हमने 100 गज़ की एक लैंड ली, उसपे 100 गज़ का घर हमने बनाया और 100 गज़ की रजिस्ट्री कर दी। ये तो हमारे सेगमेंट की बात हुई, जहाँ पे सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जितनी ज़मीन है उतने पे घर बनाया हुआ और उतने की रजिस्ट्री होगी। अब आप आ जाइए हाई राइज़ में। हाई राइज़ में क्या होता है, जो सुपर बिल्टअप एरिया होता है, मैं क्लियर करना चाहूँगा जो लोग हमें देख रहे हैं। ऐसी हम बहुत सारी वीडियो बनाते भी रहते हैं अभिषेक जी, हमारे यूट्यूब चैनल एम सानवी रियल एस्टेट पे आके भी लोग देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी जा सकते हैं। सुपर बिल्टअप एरिया सर वो होता है कि 1000 गज़ या 1000 स्क्वायर फीट आपको बोला गया, लेकिन उसमें क्या है, आपका घर भी है, आपकी बैल्कनी भी है, आपके क्लब हाउस भी है, जिम है, स्विमिंग पूल, सारा ऐड करके उस प्रोजेक्ट को आप एकदम सारा जोड़ लीजिए, जितना भी एरिया आपको मिल रहा है उसको, वो सुपर बिल्टअप एरिया है। जनरली उसमें से 20 से 30% की लोडिंग बोलते हैं, वो निकल जाएगी। तो तकरीबन 70% के आसपास आपको 70% के आसपास आपको यूजेबल एरिया मिलता है। 1000 स्क्वायर फीट का आपने घर लिया, 30% लोडिंग निकल गई, तो 700 स्क्वायर फीट ही आपको एक्चुअल यूजेबल एरिया मिलता है। उसको आपने जो पूछा कारपेट एरिया ना, वो वहाँ पे आ गया। कारपेट एरिया क्लियर है, जहाँ पे आप कारपेट बिछा सके, आप कालीन बिछा सके, वो एक्चुअल एरिया आपका होता है। और उसके ऊपर एक होता है बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया में जो दीवार की थिकनेस है, वो बिल्टअप एरिया में आ जाएगी और बालकनी भी आ जाएगी। तो पहले कारपेट हो गया, फिर बिल्टअप हो गया और सुपर बिल्टअप एरिया जो मैंने आपको बताया, क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, ये सारे उसी में आ जाएँगे। तो ये तीनों सर अलग-अलग तरीके से हैं। जनरली ये 20 से 30% की लोडिंग होती है। अगर उससे ज़्यादा है तो थोड़ी-सी दिक्कत है सर। और मैं चाहूँगा कि जो डेवलपर हैं, जो बिल्डर हैं, जब क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, तो उनको पहले ये चीज़ क्लियर कर दें। क्योंकि लोगों को आप पैसे तो ले रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से, लेकिन सर 2016 के बाद जब रेरा आया है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। रेरा ने ये बोला है कि आपको कारपेट एरिया जो बायर हैं, उनको क्लियर बताना पड़ेगा। हाँ, आप सुपर एरिया पे तो बता रहे हैं, बट कारपेट एरिया बताना पड़ेगा कि इतना आपको एग्ज़ैक्ट एरिया मिल रहा है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब पेपर वर्क और लीगल चेक कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी बायर के लिए, जब वो कभी प्रॉपर्टी खरीदता है तब? सर ये तो बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने जीवन का सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं। आप एक घर खरीदने जा रहे हैं जिसको आप सालों-साल तक रखेंगे, लेगेसी को पास ऑन करेंगे, अपने बेटे को, पोते को देंगे, तो लीगैलिटी चेक करना तो बहुत ज़रूरी है। और जो लोग चेक कर सकते हैं, वो तो खुद कर लें। जो सेल डीड है या प्रॉपर्टी का टाइटल्स हैं, खुद देखें। और जो नहीं कर सकते हैं ना, तो मैंने प्रीवियसली बोला है कि आप जब 50 लाख की चीज़ खरीद रहे हो, आप ₹1000 किसी एडवोकेट को दो, उनसे आप चेक करवा लो। और उसके अलावा अगर आपको आता है खुद करने, तो प्रॉपर्टी तो देखें, साथ-साथ जो जिससे आप घर खरीद रहे हैं, उस बिल्डर का भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें सर, कि उन्होंने पास्ट में क्या डिलीवर किया है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है। वो सारी चीज़ें आप देखें, फिर आप उनसे घर खरीदें। अब जैसे अमीरों के बच्चे हैं और थोड़ा मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो बच्चे अभी हो रहे हैं वो सब जेनज़ी कहलाएँगे, तो क्या वो भी आपसे घर खरीद रहे हैं? क्या उनकी सोच में डिफरेंस है कुछ? बिल्कुल ऐसा है, पहले मैं क्लियर कर दूँ, 1997 और 2012 के बीच में जो जन्म लिए हैं ना, उनको हम लोग जेन ज़ी बोलते हैं। और उनके जो माता-पिता हैं ना सर, उनको ट्रेडिशनल बायर बोलते हैं। तो आजकल जो जेन ज़ी का प्रेफ़रेंस है, वो एकदम एंटायरली डिफरेंट है ट्रेडिशनल बायर से। कैसे? जो जेन ज़ी हैं सर, वो पहले मार्केट एनालिसिस करते हैं, वो गूगल रिव्यू देखते हैं और जो बहुत सही भी है। यूट्यूब पे आके घर की वीडियो की टूर देखते हैं। उसके बाद वो एक छत नहीं चाहते हैं, वो लाइफ़स्टाइल स्टेटमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो घर लें, उसमें उनको डिजिटल डोर लॉक मिले, सीसीटीवी कैमरा मिले, रिमोट से चलने वाली उनको लाइट्स मिले। एक बहुत ही बेहतर एमिनिटीज़ चाहते हैं। लेकिन जो पहले ट्रेडिशनल बायर थे, वो क्या करते थे, वो फिज़िकली विज़िट्स करते थे। वो जाके देख लिया, उनको बड़ा-सा घर चाहिए, एक अच्छी-सी लोकेशन चाहिए और वहाँ पे पैसा वो इन्वेस्ट कर दिया। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट है। और जेन ज़ी
आजकल जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा के चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं। इनफैक्ट मैंने तो मेरे बड़े सारे ऐसे कस्टमर हैं जो शादी से ठीक पहले, सपोज़ करिए एंगेजमेंट हो गया, उसके बाद वो आते हैं, फिर दोनों मिलकर लोन लेते हैं और उसके बाद उस शादी के बाद उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए लोकेशन कैसे सेलेक्ट करते हो अभी राइट नाउ? देखिए हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है, लोकेशन हम ये देखते हैं कि जहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं या कोई किसी और का प्रोजेक्ट हम अंडरराइट करके हम सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कनेक्टिविटी देखते हैं कि मेट्रो स्टेशन के पास है, एयरपोर्ट से कैसी कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेसवे वहाँ से कितनी दूर है। उसके बाद देखते हैं कि चूँकि जो प्रोजेक्ट घर जो खरीदेंगे उनके बच्चे भी होंगे, तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल, पार्क ये सब कहाँ उनको मिल रहा है। जहाँ पे वो घर ले रहे हैं वो सेफ एरिया तो है ना? वहाँ पे जो ग्रीनरी है वो कैसी है? इस सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। तो एम सानवी का मिशन विज़न क्या है आने वाले 5-10 साल का? अभी हम वेस्ट दिल्ली में काम कर रहे हैं, जहाँ अफोर्डेबल हाउस सस्ते प्राइस में दे रहे हैं। अब अगले 2 साल में पूरा दिल्ली एनसीआर हम कवर करने जा रहे हैं। 7 ब्रांचेज़ ओपन करना है हमें, जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट दिल्ली में हम पूरा करेंगे। अगले 4 साल में जो 2029 आएगा वहाँ पे हम एसएमई आईपीओ लॉन्च करने का हमारा विज़न है। अब देखिए हम कितना उसमें सफल होते हैं, बट हमारी पूरी कोशिश है कि मैं आईपीओ लेके आऊँ और वैसे लोग को घर दूँ, जो रेंट पे रहते हैं, जो घर तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनका उतना बजट नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो हम उन्हीं लोग को घर देना चाहते हैं, जो स्पेशली रेंट के घर में रहते हैं। सर एक वाकया मुझे याद आ रहा है, जब मैं रियल एस्टेट में कभी जॉब करता था, तो चूँकि अब गुड़गाँव की अगर बात करिएगा, तो यहाँ पे 2 करोड़ से 12 करोड़ तक की चीज़ें हैं। 20 लाख, 25 लाख में सर कहीं कुछ है ही नहीं। तो एक क्लाइंट्स आए, उनका बजट तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए था। अब वो कह रहे थे कि मुझे घर लेना है, कहीं घर नहीं मिल रहा है। तभी मुझे अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में दिमाग में क्लिक किया कि यार कुछ दिल्ली में ऐसी चीज़ है, जहाँ पे 20-25 लाख वाले क्लाइंट्स को भी कुछ मिल सकता है और वो भी 2-3 लाख डाउन पेमेंट पे। फिर हमने इस सेगमेंट पे काम करना शुरू किया, तो जो वेस्ट दिल्ली है, जहाँ पे उत्तम नगर, द्वारका मोड़ जिसकी लोकेशन की मैंने बात की, अमन साराम पार्क, किरण गार्डन है वहाँ पे मैंने इस चीज़ को ढूँढा और सबसे अच्छी बात यहाँ ये रही कि फ्लैट एकदम रेडी होता है और क्लाइंट जाएँ, बायर जाएँ, चीज़ें देखें, उनको पसंद आए, वो डाउन पेमेंट दें, उसके बाद लोन लें और 15 से 20 दिन में अपने वो घर में आ जाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी जो कंपनी है, उसको दिल्ली एनसीआर इनफैक्ट बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब उसमें भी हम बहुत जल्दी आएँगे और साथ में जब आईपीओ आएगा, तो सर वो तो हमारे लिए स्पेशली या जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, उसके लिए गेम चेंजर होगा। बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके बिकॉज़ आप 2 लाख रुपए में लोगों को घर दे रहे हैं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। मेरे को भी एक टाइम पे घर की ज़रूरत थी और काश उस टाइम पे आप मेरे को मिलते। तो सर अब मुकेश जी अभी एम सानवी के अपकमिंग प्रोजेक्ट कहाँ-कहाँ आ रहे हैं? सर अभी हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 1200 गज़ में, उसमें तकरीबन सर 48 फ्लैट्स हैं। टावर हमारा ए, बी, सी, डी है और इसमें सभी प्रकार के फ्लैट्स हैं 2 बीएचके, 3 बीएचके, 4 बीएचके और जहाँ पे हमने इसे बनाया है, उससे मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 10% के डाउन पेमेंट पे ये फ्लैट खरीदा जा सकता है और ऑब्वियस है जो भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उसके आस-पास स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं और वैसे ही चीज़ हमने इस प्रोजेक्ट में भी लेकर आए हैं। तो ये हमारे अभी जो कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं और फर्दर इस तरह के प्रोजेक्ट हम करते रहते हैं। तो जो भी फर्स्ट टाइम बायर हैं या जो दिल्ली में अपना घर लेना चाहते हैं कि मिनिमम डाउन पेमेंट पे उनको एक अच्छा-सा घर मिल जाए जिसमें बेसिक एमिनिटीज़ हो, तो ऑब्वियस है वो हमारे पास आ सकते हैं सर। आपके चैनल के थ्रू वो दिल्ली में अपना घर ले सकते हैं क्योंकि जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ अभिषेक व्यास जी के साथ द फाउंडर ड्रीम बड़े सारे लोग ऐसे आते रहते हैं जो आपके व्यूअर हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए, किसी भी तरह का आपको नॉलेज चाहिए क्योंकि ये बड़े सारे बिज़नेसमैन को बुलाते रहते हैं, जिससे बड़ी सारी इनसाइट्स लोगों को मिलती रहती है। तो आप लोग इस चैनल पे आएँ और इसको सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे भी जाएँ एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे, जहाँ पे आप फ्लैट की पूरी टूर देख सकते हैं और घर खरीद सकते हैं। तो
जो आपके व्यूअर हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, मैं बताना चाहूँगा सर आपको कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पे मोर देन 5 लाख सब्सक्राइबर हमारे भी हैं, और जो फेसबुक है उस पे भी 5 लाख से ऊपर हैं। जो हमारे इंस्टाग्राम है उन पे 2 लाख के आसपास हमारे फॉलोअर्स हैं। तो जो हमें सुन रहे हैं, जो रियल एस्टेट में नॉलेज रखते हैं या जो घर का सपना पूरा करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सर के पास तो मल्टीपर्पज़ चीज़ें होती है, तो आप लोग सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सर मुकेश जी। मुकेश जी, घर तो बना के बेच रहे हो आप, वो तो सब ठीक है, बिजनेस का पार्ट है, बट आप आए क्यों इस रियल एस्टेट की जर्नी में, कैसे आना हुआ आपका? सर मैं थोड़ा-सा आपको जर्नी से पहले ले जाऊँगा। देखिए मैं बिहार से हूँ। बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले के कटरा प्रखंड का बहुत छोटा-सा गाँव है शिवदासपुर। आज भी सर लोगों को बस पकड़ने के लिए ना तकरीबन 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ये बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा। पापा ने एक हमारे किसान हैं पापा एक्चुअली, कैसे-कैसे पढ़ा-लिखा के उन्होंने दिल्ली भेज दिया। जब बिहार से दिल्ली आए, एमए में एडमिशन लिया, एमबीए में एडमिशन लेने के बाद जब पास आउट हुआ, 2006 से 8 का मेरा बैच था। तो उस समय रिसेशन था सर 2008 में, जॉब कहीं मिल नहीं रही थी। तो सबसे पहले मैंने इंश्योरेंस कंपनी जॉइन की। वहाँ पे मैं शायद ठीक से कर नहीं पाया, फिर मैं फार्मास्यूटिकल में आ गया। एमआर का काम किया सर, है ना, बेसिक काम। उसके बाद फिर ये था कि रियल एस्टेट बहुत बूमिंग सेक्टर है, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। फिर मैं वहाँ से चला गया एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास, वहाँ पे रेंट का काम हमने शुरू किया। फिर उसके बाद मैं गया डेवलपर के पास। ऐसे करके हमारी जर्नी रही। जब डेवलपर के पास मैं गया, तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग वैसे हैं जिनको कम पैसे में घर चाहिए। और हाई राइज़ की अगर मैं बात करूँ तो तब भी 1 करोड़ से नीचे गुड़गाँव, नोएडा कहीं कुछ था नहीं। तो हम उस चीज़ के बारे में सोचने लगे कि जिनके पास 2 लाख है, 1 लाख है, वो कैसे दिल्ली में अपना घर ले सकते हैं। क्योंकि जो घर है ना सर, वो सिर्फ़ प्रॉपर्टी नहीं है, वो भविष्य होता है। तो यही सोच के कि जो लोग के पास थोड़ा पैसा है, जो लोग रेंट पे रहते हैं लेकिन सालों से घर लेना चाहते हैं। कितने लोग तो सर ऐसे होंगे जो 10-10, 20-20, 25-25 साल से सोच रहे होंगे अपना घर लें, लेकिन वो घर ले नहीं पा रहे होंगे क्योंकि कॉर्पस बहुत बड़ा नहीं होता है बहुत लोगों के पास। जो 30,000, 35,000, 40,000 रुपए कमा रहे हैं सर, वो कैसे सोच सकते हैं कि 2 करोड़, 4 करोड़ का मैं घर ले लूँ? तो उन लोगों के लिए हम कुछ न कुछ ढूँढना शुरू कर दिए, और उससे भी मुझे पता चला कि रेडी टू मूव इन फ्लैट्स होते हैं उत्तम नगर द्वारका मोड़ में, मनसाराम पार्क है, किरण गार्डन, इस सब लोकेशन में कि आप जाइए, आप घर देखिए, 15 दिन में आप लोन करवाइए और 15 से 20 दिन के अंदर आप घर में शिफ्ट हो जाइए, जहाँ पे सारी बेसिक एमिनिटीज़ होती है। तो वो चीज़ क्लिक किया कि कैसे उन लोग को घर दें जो 2 लाख पे या जो रेंट पे रह रहे हैं, वो कैसे अपने घर में आ जाए। और ये चीज़ सोच-सोच के सर इस सेगमेंट में आया और वहाँ से चीज़ें शुरू की। और कंप्लीट एम्स रियल एस्टेट सर कंप्लीट अफोर्डेबल हाउसिंग में ही डील कर रहा है। वैसे लोग को घर दे रहा है, जिसके पास कम पैसे हैं, जो रेंट से अपने घर में आना चाहते हैं, बहुत इच्छा है। इस जगह से आप आते हो और जो आप काम कर रहे हो, सबसे पहले आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं। थैंक यू सर। और जितने भी लोगों का घर का सपना है, अमीर लोगों का तो सपना पूरा हो जाता है, वो तो लग्जरी देखते हैं, बट आप जिनको घर दे रहे हैं वो मेहनत से पैसे कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सर। और कम पैसे में आप उनको एक घर दे रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई ऑफ उसके लिए सर।